हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, उसकी थ्योरी की बात। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक, किसने दी थी ये थ्योरी? सिगमंड फ्राइड। जैसा कि हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में बहुत सा सुना है कि इन्होंने कुछ माइंड के एस्पेक्ट बताए थे, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट बताए, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है, कुछ स्टेजेस बताई हैं, कुछ थेरेपी भी दी है। तो साइको एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिगमंड फ्राइड कौन थे, कब इनका बर्थ हुआ था और कैसे इन्होंने अपनी थ्योरी में आगे बढ़े और क्या क्या बताया। सबसे पहले बात है कि सिगमंड फ्राइड जो है उनका बर्थ 6 मई 1856 में हुआ था। ये क्वेश्चन एक नेट में आया था कि उनका बर्थ कब हुआ था। बर्थ 6 मई 1856 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, फ्राइबर्ग सिटी में। उसके जो पिता थे वो एक वूल मर्चेंट थे और जो सिगमंड फ्राइड थे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई एनाटॉमी और न्यूरोलॉजी में कई रिसर्च भी की और आर्टिकल पब्लिश किए। सबसे पहले उन्होंने 1895 में हिस्ट्री ऑफ स्टडी की, फिर 1900 में उसकी एक बुक आई इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। फिर 1901 में उन्होंने द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में बताया कि हम कैसे दिन प्रतिदिन की हमारी प्रक्रिया में भूल करते हैं। फिर उन्होंने 1905 में 3 essay ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में बताया और 23 सितंबर 1939 में उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें ओरल कैंसर हो गया था और तब उनकी डेथ हो गई। तो साइको एनालिसिस का क्या मतलब है, इसने क्या बताया साइको एनालिसिस के बारे में? साइको एनालिसिस जो है वो मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी बताई। साइको एनालिसिस एक पर्सनालिटी की थ्योरी है, ये बताया। और साइको एनालिसिस अपने आप में एक पूरा स्कूल है, यानी कि एक संप्रदाय है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो साइको एनालिसिस के बारे में बताया कि मेनली इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में आता है कि माइंड की स्ट्रक्चर कैसी है। माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, इसमें जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, इनके बारे में। तो फ्राइड ने बताया कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में 3 स्टेजेस बताएगी। कॉन्शियस का मतलब होता है कि इसमें जो जितने भी हमारे मेंटल एलिमेंट्स होते हैं उनसे व्यक्ति एक दिए हुए कोई टाइम है या कोई पल है उससे अवेयर होता है कि जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है तो उसका एक जो ये हिस्सा होता है कि हमारी जो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है जिसके बारे में अवेयर हैं, उसके बारे में कॉन्शियसनेस में आता है। फिर दूसरा एस्पेक्ट बताया कि प्री कॉन्शियस में आता है कि जिसके बारे में हम फिलहाल तो अवेयर नहीं है, परंतु अगर हम कुछ कोशिश करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने कॉन्शियस में ला सकते हैं, उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं पर थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अगर हम कोशिश करते हैं तो वो याद आ जाती है, वो हो गया प्री कॉन्शियस में। और फिर आता है अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन। अनकॉन्शियस की कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसे हम जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होती, एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं
जो हम सोसाइटी में अपने उजागर नहीं कर पाते, तो उनको हम अपने फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं और अनकॉन्शियस में डाल देते हैं और वो अनकॉन्शियस में चली जाती है हमारी। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें वे सभी हमारे मानसिक की प्रक्रिया होती है, मेंटल एलिमेंट्स आते हैं जो कॉन्शियस में नहीं आ पाते। जैसे हमारे चाइल्डहुड की कोई मतलब इच्छा है, या हमारे साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है जिसको हम भूलना चाहते हैं, हम उसको अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। या हमारे कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, हमारे मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो सब हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो एरर करता है उसके पीछे एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है। यही अनकॉन्शियस की जो इच्छाएं होती है वही वो पूरी की जाती हैं। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था, बताया था कि जैसे कॉन्शियसनेस और जो अनकॉन्शियसनेस होती है, तो एक समुद्र में आइसबर्ग का एग्जांपल दिया था उन्होंने कि 9 पार्ट जो होता है वो अनकॉन्शियस का होता है, जबकि ओनली 1 पार्ट कॉन्शियसनेस का होता है। फिर सेकंड एस्पेक्ट बताया इन्होंने, ये टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट था। नेक्स्ट बताया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट या डायनामिक पर्सनालिटी के बारे में। डायनामिक पर्सनालिटी में बताया कि जो भी इंडिविजुअल है हमारा कोई भी, तो उसमें 3 तरीके की पर्सनालिटी पाई जाती है। इड, सेकंड आती है ईगो, एंड थर्ड है सुपर ईगो। इड क्या होता है? इड एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मेनली अनकॉन्शियस होता है हमारा। इसमें इंडिविजुअल का जो होता है बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है कि एक मेंटल एजेंसी होती है। ये चाइल्ड में इनबोर्न टेंडेंसी होती है जो इंडिविजुअल को उसकी बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रखती है कि इड की जो इच्छाएं होती है या जो उसके इम्पल्सेस होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका कोई सिस्टमेटिक वो नहीं होता, ये किसी भी रूल को या लॉ को नहीं मानते। इड जो है अपनी इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहता है, उसे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होती कि इसका क्या परिणाम होगा। ये प्रिंसिपल जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि उसे कोई चीज़ चाहिए तो तुरंत चाहिए, उसका क्या परिणाम होगा, ये कैसे पूरी की जाएगी, इसकी कोई परवाह नहीं करता। ईड की 2 मैकेनिज्म भी बताई है, जैसे कि ईड में कैसे बच्चा अपनी टेंशन को दूर करने की कोशिश करता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन से करता है और दूसरा प्राइमरी प्रोसेस से करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ईगो। ईगो जो है वो एक रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि ये एक पुलिसमैन का कार्य करता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, इसके बीच में कैसे बैलेंस बना के रखा जाएगा। तो उसके बारे में हमारा ईगो हमें निर्देश देता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर ईगो। सुपर ईगो एक नैतिकता की बात करता है। इसमें हर चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी होगी, सोसाइटी का इसमें भला होगा। खुद का अगर कुछ गलत हो रहा है खुद के साथ तो कोई बात नहीं, पर समाज को इससे भला होगा, ये नैतिक कार्य है, इसके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। तो ये होगा सुपर ईगो। मेनली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे ना ही तो ज़्यादा ईड होना चाहिए ना सुपर ईगो। इसके अंदर एक ईगो होता है जो उसको बैलेंस बनाए रखता है। तो ईगो की जो टेंडेंसी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आती है कि साइकिक एनर्जी होती है। साइकिक एनर्जी में हम बात करेंगे कि इंस्टिंक्ट होते हैं। साइकिक एनर्जी या थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। इंस्टिंक्ट
या मूल प्रवृत्तियाँ। तो जो कोई भी इंडिविजुअल होता है उसमें बेसिक इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग में कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम होता है, और जैसे एनर्जी के लिए क्या होता है कि जब साइकिक एनर्जी होती है हमारी, तो उसके लिए मेनली दो तरीके की एनर्जी बताई गई कि एक होती है फिजियोलॉजिकल एनर्जी। फिजियोलॉजिकल एनर्जी है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती है, जैसे हम कैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड होती है। और एक होती है मेंटल एनर्जी। इसका जो रीज़न होती है वो एक्साइटेशन जो होता है वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टेट से होता है। इसमें कि ये मतलब इसके लिए लिमिटेड होती है, और इसके लिए कैसे इसका यूज़ करना है, तो ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से चेंज हो सकती है, और इसका यूज हम साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज थिंकिंग में करते हैं। फिर इंस्टिंक्ट की ओरिजिन तो है होती है वो ईड से होती है, बट जो कंट्रोल करते हैं ना वो होता है ईगो के द्वारा। ऐसे इंस्टिंक्ट दो बताए हैं, एक लाइफ इंस्टिंक्ट है, लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरा होता है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को हम इरोज कहते हैं, किसी भी चीज़ को बनाना, जिसका उत्पादन करना। और डेथ इंस्टिंक्ट मतलब होता है थैनाटोस। थैनाटोस जिसको किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, नष्ट करना, वो होता है थैनाटोस में। इंस्टिंक्ट्स की जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसकी मेनली 4 तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मूल प्रवृत्ति एक सोर्स होता है जो हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं। मूल प्रवृत्ति का एक स्पेसिफिक एम होता है, और जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जो उसे तुरंत कोशिश करता है कि उसे सेटिस्फाई किया जाए, और ये एक इम्पेटस होता है जो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। जैसा कि हमने बताया कि लाइफ जो इंस्टिंक्ट है, इरोज है, उसमें वे सभी फोर्स आते हैं जो इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंट जो फिजिकल प्रोसेस हैं उनको बनाते हैं, और इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। इसी में लिबिडो एनर्जी आती है। फिर डेथ इंस्टिंक्ट जो होता है वो थैनाटोस है। इसमें जो सभी फोर्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इससे प्रेरित होकर कोई भी इंडिविजुअल है वो डिस्ट्रक्टिव वर्क यानी कोई भी गलत काम, नष्टकारी व्यवहार करता है। इसमें ये बताया गया कि द गोल ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। तो इंडिविजुअल में लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन हम जो क्या साइकोपैथोलॉजी करते हैं उसके बारे में। स्लिप ऑफ टंग, जैसे हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और हमारी कहते हैं कि जुबान फिसल गई, तो स्लिप ऑफ टंग होना। मिस्टेक इन रिकॉग्निशन, हम कोई भी चीज़ पहचानने में जब भूल कर देते हैं तो वो हो जाती है। फिर मिसलैंस ऑब्जेक्ट में मिसलैंस कर देते हैं। स्लिप ऑफ पेन की कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, कुछ और लिख दिया हमने, हो गया। फिर उसके बाद आता है कि फॉरगेटिंग ऑफ नेम, कि हाँ हमें नाम याद है किसी इंडिविजुअल का, मिलते रहते हैं पर अचानक उसका नाम भूल जाते हैं। फिर मिस प्रिंट, कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और गलती से कुछ और टाइप कर देते हैं या प्रिंट कर देते हैं, वो हो गया। फिर आता है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। डिफेंस मैकेनिज्म कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक तरीके की हमारा अनकॉन्शियस तरीका होता है जो किसी भी व्यक्ति को जो उसे टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, उससे बचाने की कोशिश करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में। कि कैसे हमें कोई चीज़ तकलीफ दे रही है तो हम उससे ना कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि कैसे इससे डील किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन प्रतिगमन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हमारा हाईली एंजाइटी इवेंट हुआ हुआ हमारे साथ, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है।
हम इसमें सबकॉन्शियस में होते हैं। अपनी इच्छा को हम रिप्रेस करना चाहते हैं, जिसे हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और फिर से ये जो हमारी मेमोरी होती है ये अनकॉन्शियस में चली जाती है और हमारी दमित इच्छाएं होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड आती है रिग्रेशन। रिग्रेट करना किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि फ्लाइट टू चाइल्डहुड। इसमें हम करते हैं कि कोई भी, जैसे कोई बड़ी एज का बच्चा है तो छोटी एज के बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जैसे कि बच्चा, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऑफिस में काम करता है, उसे मतलब ऐसा होता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, पर जिस टाइम प्रमोशन के लिए अनाउंसमेंट होती है तो उसे प्रमोशन ना मिले, किसी और का प्रमोशन हो जाता है। तो उस टाइम वो बैठ के अगर नाखून चबा रहा है या वहाँ बैठ के रो रहा है, तो ऐसे इमोशन जो है कि वो जिससे उसे बचपना आ रहा है, तो वो होता है रिग्रेशन। फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है कि जो सोशल की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं हो उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर सोशल के रूप में अच्छा बनाना, यही हमारा होता है एनर्जी का कन्वर्जन करना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जिसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ऐसे लड़ाई मार पिटाई करता रहता है, जो कि समाज की दृष्टि में अच्छी चीज़ नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकता। परंतु वो अपनी इस आदत को नहीं सुधार पा रहा, तो उसके लिए अपनी एनर्जी को दूसरी चीज़ में लगा देगा। जैसे कि वो एक स्पोर्ट्स में, जैसे कि वो खेलते हैं कि मुक्केबाजी करना या कुश्ती लड़ना, उसमें अपनी एनर्जी का कन्वर्जन कर देता है और अपना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आइडेंटिफिकेशन में आता है कि किसी भी सिचुएशन में हम खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस से जुड़े रहते हैं, या किसी पर्सन की या सेलिब्रिटी से खुद को कनेक्ट करना कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, पहले मैंने ऐसा किया था इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो मुझसे रिलेट है, वो मुझसे कनेक्ट कर रहा है, कि किसी और को अपने आप से कनेक्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है कि हम इसमें कॉन्शियस होते हैं, जानबूझकर हम किसी बुरे इवेंट को भुलाना चाहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनलाइजेशन। बहुत बार इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि किसी भी चीज़ को कोई भी अच्छा सा एक्सक्यूज देकर खुद को बचा लेना या खुद को सही बताना। जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि भाई अगर बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो वो कहता है कि मैंने तो अच्छा पढ़ने की कोशिश की थी, मैं चाहता भी था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, पर जो क्लास टीचर थे वो टाइम पे नहीं आते थे, वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे। तो ऐसा एक्सक्यूज़ देना, अपनी गलती को जस्टिफाई कर देना, ये रेशनलाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन मतलब दूसरे पे प्रोजेक्ट करना कोई चीज़, अपनी बात को किसी दूसरे पर थोप देना या दूसरों को दोष देना। कि जैसे हमें होता है कि कोई हम किसी को पसंद नहीं करते, अब उससे ये भी वो कह रहा है कि कोई तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते, हम कहते नहीं मैं तो उसे पसंद कर रहा हूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं करते। अपनी जो गलती है वो दूसरे पे थोपना, उस पर दूसरे पे प्रोजेक्ट करना। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारा जो एक्सटर्नल एक्शन होता है, जैसे वो सब हम अपने माइंड में सेट कर रहे थे, पर जो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें एक्सटर्नल एक्शन होता है हमेशा। सेटिस्फाइंग ऑन इम्पल्स विद ए सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो बलि का बकरा स्केप गोटिंग करते हैं वो दूसरों को बना देते हैं। जैसे एक सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अगर हम एक्ट करेंगे तो हमारे साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो हम वहाँ पे एक्ट न करके किसी दूसरी सिचुएशन में जाके जहाँ हम सुपीरियर हैं
जो हमसे लोअर हैं या इन्फीरियर हैं उन पे अपना गुस्सा निकालते हैं, वहां पे एक्ट करते हैं। तो अपनी जो सिचुएशन होती है उसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, कि उस प्लेस से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे वही एग्जांपल जो अक्सर दिया जाता है कि ऑफिस में बहुत से डांट पड़ी है, तो हम वहाँ पे अगर कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि हमें हमारे बॉस से जॉब से हटा दें। वहाँ पे गुस्सा ना दिखा के घर आके अपने बच्चों पे, अपने नेबर्स पे, उन पे गुस्सा दिखाएं, अपना, जिससे हमारा गुस्सा भी कम हो जाएगा और हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं होगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिनाइल। डिनाइल क्या होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसे हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। रियल सिचुएशन को हम ब्लॉक कर देना चाहते हैं कि अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया, हमने खूब अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हम एग्ज़ाम देख के आए, हमें एग्ज़ाम देने के लिए लगा कि हाँ मैंने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था एग्ज़ाम में और मैं फेल तो हो ही नहीं सकता। मतलब अच्छे वो उम्मीद लगा रहा है कि जैसे कि क्लास में मैं टॉप करूँगा, ये पोजीशन आएगी मेरी, पर उसके बाद भी जब वो उसका रिजल्ट आता है वो फेल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो कुछ भी एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर देना कि नहीं ये चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन में आता है कि अगर किसी भी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर रहा तो उसके अलावा वो व्यक्ति दूसरी फील्ड में अच्छा करें और अपनी जो कमी है उसको कंपनसेट करें। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम बहुत हल्का सा ले लेते हैं जिसके कारण वो चीज़ मुश्किल न बने। हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हम ये कोशिश करते नहीं नहीं हो जाएगी, इसमें कौन सा भारी भरकम चीज़ है, निकल जाएगी ये चीज़। तो उसको हम हल्के में ले लेते हैं और उसमें उसकी वजह से हम टेंशन नहीं लेते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विथड्रॉल करना। विथड्रॉल जो है एक ऐसी डायरेक्ट टेक्निक होती है जो हम किसी भी सिचुएशन से खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कि हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ताकि उससे सीधा बचने के लिए हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में जाएंगे, हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो हम पहले कह देते हैं कि नहीं मुझे इस फील्ड में काम करना ही नहीं है और वहाँ से अपने आप को हटा लेते हैं। फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अनएक्सेप्टेबल रियल जो फीलिंग होती है उसको रिप्रेस किया जाता है और जो एक्सेप्ट की जा सके अपोजिट फीलिंग उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब जो चीज़ सबको पसंद नहीं आ रही उस चीज़ को तो हम रिप्रेस कर देते हैं और जो सबको अच्छी लगेगी हम उस चीज़ को सबके सामने एक्सप्रेस करते दिखाते हैं। एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट में हम मतलब उल्टा एक्ट करते हैं, जो है उसका बिल्कुल अपोजिट दिखाएंगे। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, हालांकि हम उसको पसंद नहीं करते, पर फिर भी ये कहते हैं कि कोई आता है तो अरे वाह हम तो बहुत अच्छा लगा आपको आता हुआ देख के, बहुत खुशी हुई, जैसा जो नॉर्मल सिचुएशन है वैसा ना दिखा के उसके अपोजिट एक्ट करते हैं। फिर होता है फैंटेसी। फैंटेसी में कि एक मतलब ऐसे इमेजिन करना या मतलब फैंटासाइज करना किसी चीज़ को, डे ड्रीमिंग करना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो इससे मुझे परेशानी हो, इससे बाहर में निकल जाऊँगा, ऐसे खुद को फैंटासाइज करना। ये हो गया डिफेंस मैकेनिज्म लर्निंग। फिर उसके बाद करते हैं हम बात की, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये 5 तरीके की स्टेज बताई थी कि कौन कौन सी स्टेज आती है इंडिविजुअल में। जैसे बेबी में, बर्थ टाइम में एक जो साइकिक एनर्जी होती है जिसे लिबिडो कहते हैं, तो ये प्रेजेंट रहती है। तो इस कैसे कैसे ये एनर्जी आगे डेवलप होती जाती है, कैसे कैसे इसका एरोजेनस जोन चेंज होता जाता है, इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आती है इसमें ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होती है
मुखावस्था, ये जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 1.5 साल तक यानी 1.5 ईयर तक मेनली रहती है। इसमें जो एरोजेनस जॉन होता है वो माउथ होता है। इसमें ये एक ओरल इरेटिक पीरियड होता है। कोई भी चीज़ उठाकर बच्चा मुंह में डालता है, उसे शकिंग करना, स्पेलिंग करना या कोई भी चीज़ मुंह में दबाना, तो ऐसे कोशिश करता है। इसमें कुछ ओरल पैसिव पर्सनालिटी भी होती है, कुछ ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी भी होती है, जिससे कि आगे सैडिस्टिक एक्टिविटीज होने लगती हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज जो होती है गुदा अवस्था, ये होती है कि 1.5 से 3 ईयर्स तक की एज होती है। 1.5 से 3 ईयर तक की एज होती है। इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो बच्चे का एनाल होता है। एनाल रीजन से इसे बच्चा मतलब प्लेजर लेता है, जैसे कि जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र त्यागना हो गया, ऐसा करके बच्चे को प्लेजर मिलता है। ये एनल अग्रेशन पर्सनालिटी जिससे होती है, एनल रिटेंशन पर्सनालिटी। इसी से पता चलता है कि बच्चे में जैसे ओसीडी का जो गुण पाया जाता है यहीं से आता है कि मतलब बच्चे में डिस्ट्रक्टिवनेस हो रही है, हॉस्टिलिटी आ रही है, या फिर ऑर्डरलीनेस नहीं है बच्चे में, तो यहाँ से वो आगे आगे जाके उसमें डेवलप होता जाता है ये गुण। नेक्स्ट आता है फैलिक स्टेज, यानी कि लिंग प्रधानता। इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो जेनिटल होता है। इसमें मेनली जो बच्चे में कैस्ट्रेशन एंजाइटी, ये एज 3 to 6 ईयर होती है। कैस्ट्रेशन एंजाइटी आ जाती है बच्चे में। इसमें 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में होता है कि जो भी मेल या बॉय है, बॉय का अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन, वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आता है गर्ल का अपने फादर के प्रति अट्रैक्शन, यानी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना बताया जाता है। ये इसे बताया कि कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है इससे, जिसमें न्यूरोटिक एंजाइटी भी आगे बताया गया है, रियलिस्टिक एंजाइटी भी या मोरलिटी एंजाइटी, उनके बारे में बताया गया है। तो मेन इसमें 2 कॉम्प्लेक्स है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज यानी कि अव्यक्त अवस्था, ये होती है कि 6 ईयर to 12 ईयर। इसमें बच्चा में कोई भी मतलब ऐसा एरोजेनस जोन डेवलप नहीं होता। ये इसमें होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है, अपने जो मतलब सेम सेक्स के बच्चों में रहने लग जाते हैं। लड़का लड़कों के साथ में दोस्ती करता है, लड़की लड़कियों के साथ में दोस्ती करती है, और इसमें सब्लिमेशन होते हुए पाया जाता है। इसमें अपने मतलब खेल कूद में शामिल रहते हैं, अपने एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, और क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कोई एरोजेनस जोन नहीं होता। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में जेनिटल स्टेज ये होती जननेंद्रिय अवस्था, 6 ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एडोलसेंट की एज आ जाती है और आगे एडल्टहुड में जाते हुए शामिल होते चले जाते हैं। इसमें जो भी हमारी ग्रंथियों का विकास है, फिजिकल चेंजमेंट है, जैसे स्टैनले होल ने बताया कि ये एक संघर्ष तूफान की अवस्था बताई गई एडोलसेंट। वैसे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचता रहता है, और जो होमोसेक्सुअलिटी से हेटेरोसेक्सुअलिटी की तरफ जाता है, और धीरे धीरे इसमें एक्टिविटीज़ डेवलप होती जाती है, और ये 5th स्टेज बताएगी। फिर इसके बाद ये ईड ईगो सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही आया है। और जैसे जो फ्राइडियन स्लीप होती है, जैसे जब अनकॉन्शियस माइंड में इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं और बाहर से कुछ कोई पूछ लेता है, तो हमारे मुंह से अनकॉन्शियसली
जो हम सोच रहे होते हैं वो वाली बात निकल जाती है, कि फ्रॉइडियन स्लीप होती है। तो आज हमने जाना कि साइको एनालिसिस में टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट हैं, जिसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया गया, जिसमें से 1/10 हिस्सा तो होता है कॉन्शियसनेस का, और 9/10 जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है। फिर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में बताया गया कि डायनामिक पर्सनालिटी होती है, इसमें ईगो एंड सुपर ईगो होता है। मेन फोकस होता है हमारे ईगो पे, जो बैलेंस बना के रखता है। फिर साइकिक एनर्जी आती है कि 2 तरीके के इंस्टिंक्ट होते हैं हमारे पास, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, जो कि दोनों ही ज़रूरी है। फिर साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में आती है, कैसे हम कोई गलती करते हैं डेली रूटीन में। फिर डिफेंस मैकेनिज्म आती है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कुछ फ्राइड्स ने बताई थी, बाकी जो उसके बाद अन्य फ्राइड ने और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताई। तो हमने सभी जो इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है उनके बारे में बात की, जैसे रिप्रेशन है, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, सप्रेशन, रेशनलाइजेशन हो गया, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल करना, कंपनसेशन, ह्यूमर, विड्रॉल, रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्टिंग आउट एंड फैंटेसी। नेक्स्ट आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज। मेनली 5 स्टेजेस होती हैं कि जिसमें क्या इनकी एज क्या है और उनका एरोजेनस जोन क्या क्या होता है, ये बताया गया है। मेनली जो फैलिक स्टेज है इसमें 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो ये है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी। थैंक यू।